Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is our lecture 9th of fluid mechanics. In this lecture we are going to discuss about specific energy curve, hydraulic jump and gradually varied flow. First we will discuss about specific energy and specific energy curve. So first हमारे पास यहाँ पे है specific energy. So the energy per unit weight of the liquid with respect to the bottom of the channel, that is known as specific energy. As you can clearly see here in the diagram, यहाँ पे एक चैनल मैंने ड्रॉ की हुई है, ये होगी डेटम लाइन. अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास है बॉटम ऑफ चैनल, ये हो गया फ्री वाटर सरफेस एंड दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एनर्जी लाइन. अब अगर हमने यहाँ से टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करना होगा तो इट विल बी इक्वल टू Z प्लस H प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G, वेयर Z इज डेटम हेड, H हो गया हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल हेड और V स्क्वायर अपॉन 2G हो गया हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक हेड. अब देखो हमारे पास जो टोटल एनर्जी लाइन है अभी विद रिस्पेक्ट टू डेटम लाइन है, तो दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू Z प्लस H प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G. सो जो स्पेसिफिक एनर्जी है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू चैनल के बॉटम से मेजर करते हैं. इट मींस दैट कि Z इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है. सो देयरफॉर स्पेसिफिक एनर्जी विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू H प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G. स्पेसिफिक एनर्जी को हम विद रिस्पेक्ट टू चैनल बॉटम से मेजर करते हैं. सो द एनर्जी विच इज बीइंग मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम ऑफ द चैनल, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी. तो मैथमेटिकली E इज इक्वल टू H प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G. नेक्स्ट टर्म इसमें आ जाती है हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी कर्व. द कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी विद द डेप्थ ऑफ फ्लो इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी कर्व. सो जो भी कर्व स्पेसिफिक एनर्जी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ शो करता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी कर्व. यहाँ पे मैंने तीन कर्व्स रिप्रेजेंट किए हैं. फर्स्ट इज E के इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2G H स्क्वायर, दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी कर्व. सेकंड इज EP इज इक्वल टू H, दिस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी कर्व. एंड द थर्ड इज E इज इक्वल टू H प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2G H स्क्वायर एंड दिस इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी कर्व. डेफिनेशन ये कह रही थी कि स्पेसिफिक एनर्जी कर्व जो है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ शो करता है. अब देखो, जब हमारे पास डेप्थ H1 है उस वक्त स्पेसिफिक एनर्जी कितनी है, पॉइंट C पे मैंने रिप्रेजेंट की हुई है. जब हमारे पास डेप्थ HC है उस वक्त स्पेसिफिक एनर्जी हमारे पास पॉइंट B पे रिप्रेजेंट की हुई है. सिमिलरली जब डेप्थ H2 होगी उस वक्त स्पेसिफिक एनर्जी पॉइंट A पे रिप्रेजेंट की होगी. सिमिलरली पॉइंट E पे, पॉइंट D पे, E A B C D, these are the points which shows the variation of specific energy with respect to depth. So the curve which shows the variation of specific energy with respect to depth, that is known as specific energy curve. अब यहाँ पे HC क्या होता है, H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, ये आपको मैं आगे सारे क्लियर करवा दूंगा वन बाय वन. सो इट इज ऑब्टेन्ड एज E इज इक्वल टू H प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2G H स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लस काइनेटिक एनर्जी कर्व. अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या था, स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, E इज इक्वल टू H प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G. स्मॉल Q इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन B. स्मॉल Q हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ. तो इट इज इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई B करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ. अब वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर होता है, डिस्चार्ज अपन एरिया. तो एरिया हो गया हमारे पास B इंटू H. अब Q अपॉन B हमारे पास किसके बराबर है, स्मॉल Q के बराबर है. तो यहाँ से हो जाएगा V इज इक्वल टू स्मॉल Q अपॉन H, क्योंकि Q अपॉन B किसके बराबर है, स्मॉल Q के बराबर. तो यहाँ पे अगर हम V की जगह Q अपॉन H की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू H प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2G H स्क्वायर. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लस काइनेटिक एनर्जी कर्व. तो इसको हम फर्दर यहाँ पे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू H प्लस K अपॉन H स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2G. लेकिन एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ये वाला फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू H प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2G H स्क्वायर. EP इज इक्वल टू H, इट इज नोन एज कर्व पोटेंशियल लाइन और सिंपली नोन एज पोटेंशियल एनर्जी कर्व. एंड EK इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2G H स्क्वायर, इट इज काइनेटिक एनर्जी कर्व और कर्व काइनेटिक एनर्जी लाइन. अब स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड काइनेटिक एनर्जी कर्व. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में पहले दिखा दिया, दिस के EK इज काइनेटिक एनर्जी कर्व, EP इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड E इज इक्वल टू H प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2G H स्क्वायर इज स्पेसिफिक एनर्जी कर्व. सो दिस स्पेसिफिक एनर्जी कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ EK एंड EP. सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय HC. इट इज द डेप्थ एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम. सो जिस डेप्थ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी उस डेप्थ को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डेप्थ. दिस HC इज क्रिटिकल डेप्थ, क्योंकि पॉइंट B पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है. तो जिस डेप्थ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी दैट इज नोन एज क्रिटिकल डेप्थ. सो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, HC इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन G की होल पावर 1 अपॉन 3, वेयर Q इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी. द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी. इट इज डिनोटेड बाय VC. तो क्रिटिकल डेप्थ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी दैट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी. अब देखो, क्रिटिकल डेप्थ पे जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी. सिमिलरली जो क्रिटिकल डेप्थ पे वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VC. तो देयरफॉर VC इज इक्वल टू रूट ऑफ G इंटू HC.
तो जी हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच सी हो गया क्रिटिकल डेप्थ। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, तो अगर हमने मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ई मिनिमम इज इक्वल टू 3 इंटू एच सी अपॉन 2। तो एच सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल डेप्थ है। इस ई मिनिमम को फाइंड आउट करना होगा कि एच सी पे ई मिनिमम की वैल्यू कितनी है, और सिंपली नोन एज कि एच सी पे स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, तो उसको हम कहते हैं ई मिनिमम। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 3 इंटू एच सी अपॉन 2। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे क्रिटिकल फ्लो। अब ये टर्म्स हमने पीछे डिस्कस कर ली थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और हम इन डेफिनेशंस को मॉडिफाई करके स्टडी करेंगे। द फ्लो एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम और एट विच द डेप्थ इज क्रिटिकल इज नोन एज क्रिटिकल फ्लो। अब देखो पीछे हमने डेफिनेशंस पढ़ी, वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि क्रिटिकल फ्लो हम उस फ्लो को कहते हैं जहां पे फ्रॉड नंबर की वैल्यू जो होगी इक्वल टू 1 होगी। लेकिन यहाँ पे इस डेफिनेशन में ये क्या कह रहा है कि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की हुई है, द फ्लो एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम और एट विच द डेप्थ इज क्रिटिकल। तो क्रिटिकल फ्लो हम उस फ्लो को कहते हैं जहां पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी या फिर जहां पे जो डेप्थ होगी वो क्रिटिकल होगी, तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल फ्लो कहेंगे। सो द फ्लो एट पॉइंट बी विल बी कंसिडर्ड एज क्रिटिकल फ्लो। इन केस ऑफ क्रिटिकल फ्लो एफ ई इज इक्वल टू 1, ये तो हमें पहले ही पता था कि क्रिटिकल फ्लो के केस में फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव डेप्थ्स। अब अल्टरनेटिव डेप्थ्स क्या होती है, एक्सेप्ट एच सी द डेप्थ्स इन द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व आर कॉल्ड अल्टरनेटिव डेप्थ्स, दैट इज H1 एंड H2। अब एच सी के अलावा जो भी हमने डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में रिप्रेजेंट की है, दैट डेप्थ्स आर नोन एज अल्टरनेटिव डेप्थ। सो एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। अब इसके ऊपर और इसके नीचे जो भी डेप्थ्स आती हैं, वन इज H1 एंड वन इज H2, वन इज स्मॉलर देन एच सी एंड वन इज ग्रेटर देन एच सी। सो द डेप्थ एट पॉइंट ए एंड सी आर नोन एज अल्टरनेटिव डेप्थ्स। तो दीज टू डेप्थ्स अबव एंड बिलो द क्रिटिकल डेप्थ्स आर नोन एज अल्टरनेटिव डेप्थ्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कंडीशन क्या है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, E इज इक्वल टू 3hc अपॉन 2। तो जो E मिनिमम निकालने का फॉर्मूला है वही यहाँ पे कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए भी वही फॉर्मूला है। हेंस द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम एट Hc। सो डिस्चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, Hc पे है, मीन्स क्रिटिकल डेप्थ पे है। तो फॉर्मूला इसका सेम है, E इज इक्वल टू 3 इंटू Hc अपॉन 2। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक जंप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है, तो इसको आप अच्छे से देखना। हाइड्रोलिक जंप इज आल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव, इसको हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास एक फ्री वाटर सरफेस है, इसके बीच में हमने एक डैम को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब डैम हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। जब फ्री वाटर सरफेस जो इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो यहाँ पे सडन फॉल ऑफ वाटर जो है स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां से राइज ऑफ वाटर लेवल स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 1-1 से हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर लेवल जो है सडनली राइज होना स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन 2-2 तक। सो दिस राइज ऑफ वाटर बिटवीन सेक्शन 1-1 एंड सेक्शन 2-2 इज नोन एज हाइड्रोलिक जंप। अब डेप्थ ऑफ वाटर एट सेक्शन 1-1 पे जो है उसको हम D1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेप्थ ऑफ वाटर जो सेक्शन 2-2 पे है उसको हम D2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो सेक्शन 1-1 पे जो फ्लो होगा उसको हम कहेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो, और जो सेक्शन 2-2 पे फ्लो होगा उसको हम कहेंगे सब क्रिटिकल फ्लो। नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन को। So the hydraulic jump means the sudden rise of water level which takes place due to the transformation of unstable shooting flow, that is known as supercritical flow, to the stable streaming flow, that is known as subcritical flow. तो this is known as hydraulic jump. अब देखो जो सेक्शन 1-1 पे फ्लो होगा वो हमारे पास है सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो जब भी वाटर लेवल जो है सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट होता है, मतलब एक अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि सडन राइज ऑफ वाटर जो है अकर होता है। तो दैट सडन राइज ऑफ वाटर टू कन्वर्ट द सुपर क्रिटिकल फ्लो टू द सब क्रिटिकल फ्लो इज नोन एज हाइड्रोलिक जंप। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली डायग्राम में पहले ही बता दिया कि सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2 के बीच में जो सडन राइज ऑफ वाटर होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक जंप। लेकिन ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाइड्रोलिक जंप में क्या होता है कि जो सुपर क्रिटिकल फ्लो है वो कन्वर्ट हो जाता है सब क्रिटिकल फ्लो में। नाउ इन केस ऑफ शूटिंग फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो द डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ और सिंपली फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तीनों, ये यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दीज 3 पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो शूटिंग फ्लो या सुपर क्रिटिकल फ्लो के केस में जो डेप्थ होती है वो लेस देन होती है क्रिटिकल डेप्थ से, और फ्रॉड नंबर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 1 से। इन केस ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो डेप्थ इज ग्रेटर देन Hc, मीन्स डेप्थ इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ और फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1। बट इन केस ऑफ क्रिटिकल फ्लो डेप्थ इज इक्वल टू Hc एंड फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 1। क्रिटिकल फ्लो के केस में डेप्थ जो होती है वो किसके बराबर होती है, क्रिटिकल डेप्थ के बराबर होती है, और फ्रॉड नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। पॉइंट बी पे जो था क्रिटिकल फ्लो अकर हो रहा था, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे जो डेप्थ थी वो किसके बराबर थी, क्रिटिकल डेप्थ के बराबर थी। अब पॉइंट सी पे हम कह सकते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो अकर हो रहा है, क्यों, क्योंकि पॉइंट सी पे जो डेप्थ है वो लेस देन है Hc।
तो जिस पॉइंट की डेप्थ HC से कम होगी उस पॉइंट पे सुपर क्रिटिकल फ्लो अकर होता है, और पॉइंट ए पे हम कह सकते हैं कि सब क्रिटिकल फ्लो अकर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डेप्थ जो है वो ग्रेटर देन है HC से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनके बीच में डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको मैंने यहाँ पे जो है इनके बीच जो है डिफरेंस क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक जंप कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज एंड टर्बुलेंस अकरेंस। तो हाइड्रोलिक जंप की वजह से जो सेक्शन 1.1 है और सेक्शन 2.2 है, इसके बीच में क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी अकर होता है। किसकी वजह से होता है? फॉर्मेशन ऑफ एडीज एंड टर्बुलेंस अकरेंस की वजह से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एजम्पशंस इन हाइड्रोलिक जंप एक्सप्रेशन, कि जब हम हाइड्रोलिक जंप को फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्रेशन इसका फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या क्या एजम्पशन इसमें कंसिडर करते हैं। ये एजम्पशन जो होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी जो है सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्स इन द एजम्पशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तो ये 3-4 आपको एजम्पशंस दे देंगे, 3 उसमें करेक्ट होंगी, चौथी जो होगी उसमें इनकरेक्ट होगी। तो आपने वहां पे फाइंड आउट करनी है कि कौन सी उसमें इनकरेक्ट है। वो आप तब फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको इसकी एजम्पशंस पता होंगी। तो ये एग्जाम्पशन जो होती है जिस भी टॉपिक में आती है ये इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट एग्जाम्पशन इसमें क्या है? फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर द जंप। तो हाइड्रोलिक जंप में हम ये एज्यूम करते हैं कि फ्लो हमारे पास क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, और जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है बिफोर एंड आफ्टर द जंप। नेक्स्ट इसमें एजम्पशन ये है कि लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ बेड ऑफ द चैनल आर स्मॉल एंड हेंस दे आर निग्लेक्टेड। तो फ्रिक्शन की वजह से जो भी लॉस होते हैं सरफेस बेड ऑफ चैनल पे वो बहुत कम होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं, मतलब उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। थर्ड एजम्पशन इसमें यह है कि स्लोप ऑफ बेड ऑफ चैनल इज स्मॉल सो दैट द कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज निग्लिजिबली स्मॉल। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बेड स्लोप चैनल का है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो क्या होगा? बहुत कम होगा, उसको भी हम निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो हाइड्रोलिक जंप में एक्सप्रेशन क्या है? d2 इज इक्वल टू माइनस d1 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ d1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2v1 का स्क्वायर d1 अपॉन g। अब d1 क्या है, d2 क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले डायग्राम में दिखा दिया है। ये हमारे पास यहाँ पे d2 है, डेप्थ ऑफ वाटर एट सेक्शन 2.2, और d1 हमारे पास क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर एट सेक्शन 1.1। तो d1 और d2 को हम क्या कर सकते हैं? इस रिलेशन को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी v1 हो गया वेलोसिटी एट सेक्शन 1, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके d1 या d2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप अगर हमने यहां से निकालनी होगी, इट विल बी इक्वल टू d2 माइनस d1। तो जो d2 की वैल्यू आएगी उसको d1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डेप्थ बचेगी इट विल बी द डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोमेंटम प्रिंसिपल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाइड्रोलिक जंप के एक्सप्रेशन में ही आता है। अब मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ फ्लूइड मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम सेक्शन। तो जो नेट फोर्स मास ऑफ फ्लूइड पे एक्ट करेगी इट मस्ट बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होनी चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगी और सेम सेक्शन पे एक्ट करेगी। अब मोमेंटम आपको पता है सिंपली क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप की वजह से जो भी लॉस ऑफ एनर्जी अकर होगा उस लॉस ऑफ एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि हाइड्रोलिक जंप की वजह से क्या होता है? एनर्जी में लॉस अकर होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज एंड टर्बुलेंस। सेक्शन 1.1 और सेक्शन 2.2 के बीच में जब हाइड्रोलिक जंप अकर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी में लॉस होता है। अब उस लॉस ऑफ एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट इज द डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक एनर्जीज बिटवीन सेक्शन 1.1 एंड सेक्शन 2.2। अब देखो सेक्शन 1.1 पे भी कुछ स्पेसिफिक एनर्जी आएगी और सेक्शन 2.2 पे भी कुछ स्पेसिफिक एनर्जी आएगी। तो जो डिफरेंस आएगा स्पेसिफिक एनर्जीज बिटवीन सेक्शन 1.1 एंड सेक्शन 2.2 दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉस ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं HL से। तो इट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 हो गया स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1.1 और E2 इज स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 2.2। देयरफॉर HL विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1.1 किसके बराबर आ जाएगी? H1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस H2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। तो इसको फर्दर सॉल्व करके इसमें वैल्यूज पुट करके, क्योंकि H1 हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है? अभी D1 के बराबर, H2 हमारे पास किसके बराबर है? यहाँ पे D2 के बराबर। तो वो वैल्यूज वगैरह पुट करके हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी का, इट विल बी इक्वल टू HL इज इक्वल टू D2 माइनस D1 का क्यूब अपॉन 4 D1 इंटू D2। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द लॉस ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोलिक जंप। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर। अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर के केस में हम डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और सिंपली वी कैन से कि जब हमें फ्रॉड नंबर की वैल्यू दी होगी तो उस केस में हम डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप कैसे फाइंड आउट करेंगे। D2 इज इक्वल टू D1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस 8 इंटू FE का स्क्वायर माइनस 1। FE हमारे पास यहाँ पे क्या है? फ्रॉड नंबर। तो इसमें वैल्यू पुट करके हम डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तो लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल एक्सपेरिमेंट्स इट इज इक्वल टू 5 to 6 टाइम्स द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप।
तो रेक्टेंगुलर चैनल एक्सपेरिमेंट के केस में जो लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप है उसको हम जनरली 5 to 6 टाइम्स हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप कंसिडर करते हैं। अब लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप क्या है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस ग्रेजुअली इज नोन एज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। जब भी डेप्थ ऑफ फ्लो जो है ग्रेजुअली चेंज होती है ओवर द लॉन्ग लेंथ ऑफ चैनल देन इट इज टर्म्ड एज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। इट इज सिंपली डिनोटेड बाय GVF। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डेटम लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन बेड ऑफ चैनल और डेटम लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस Z इज नोन एज डेटम हेड। अब जो बेड ऑफ चैनल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना स्लोप बनाती है उसको हम IB से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन बेड ऑफ चैनल एंड फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय H विच इज नोन एज पोटेंशियल हेड and the vertical difference between specific energy line and free surface of water is V square upon 2G which is known as kinetic head and the slope of specific energy line with respect to horizontal is IE. Now we will discuss about what are the assumptions in case of gradually varied flow expression कि जब भी हम gradually varied flow का expression find out करते हैं उस केस में हम क्या क्या assumption consider करते हैं। So first assumption यहाँ पे हमारे पास क्या है, bed slope of channel is small कि जो slope of bed है small है, flow is steady and hence Q is constant। तो इस केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो फ्लो होता है वो स्टडी होता है जिसकी वजह से डिस्चार्ज हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एनर्जी करेक्शन फैक्टर दैट इज अल्फा इज यूनिटी। तो अल्फा को यहाँ पे क्या माना जाता है, एनर्जी करेक्शन फैक्टर, तो इसकी वैल्यू को यूनिटी कंसिडर किया जाता है, मींस 1 कंसिडर किया जाता है। रफनेस कोफिशिएंट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन लेंथ ऑफ द चैनल एंड इट डजंट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द फ्लो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रफनेस कोफिशिएंट को यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है फॉर द गिवन लेंथ ऑफ चैनल और डेप्थ ऑफ फ्लो पे उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। चेजिस एंड मैनिंग्स फॉर्मूला आर एप्लीकेबल्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस में हम चेजिस और मैनिंग्स फॉर्मूला दोनों को यूज कर सकते हैं डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए या और भी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। चैनल इज प्रिस्मेटिक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि चैनल जो है वो क्या है, प्रिस्मेटिक है। And the last assumption is accelerative effect is negligible and hence hydrostatic pressure distribution prevails over the channel cross section। तो इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि एक्सेलरेटिव इफेक्ट है वो निग्लिजिबल रहता है। अब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का एक्सप्रेशन क्या है, dH/dx इज इक्वल टू IB माइनस IE अपॉन 1 माइनस FE का स्क्वायर। FE हमारे पास यहाँ पे क्या है, फॉल्ट नंबर, IB हो गया बेड स्लोप विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल और IE हो गया हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी का स्लोप था विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये हमने ऊपर ऑलरेडी डायग्राम मैंने आपको बता दिया, दिस इज IB एंड दिस इज IE। अब यहाँ पे dH/dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस दैट की वेरिएशन ऑफ वाटर डेप्थ अलोंग द बॉटम ऑफ चैनल। तो वाटर डेप्थ में जो वेरिएशन आती है अलोंग द बॉटम ऑफ चैनल दैट इज नोन एज dH/dx। सो दिस dH/dx इज आल्सो नोन एज स्लोप ऑफ फ्री वाटर सरफेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस dH/dx को हम स्लोप ऑफ फ्री वाटर सरफेस भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ dH/dx यहाँ पे 3 कंडीशंस अराइज होती है। कंडीशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हेन dH/dx इज इक्वल टू 0 इट मींस दैट H इज कांस्टेंट एंड डेप्थ ऑफ वाटर above the bottom of channel is constant. It means that free surface of water is parallel to the bed of the channel। तो जब dH/dx 0 के बराबर होगा तो it means that H हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है और डेप्थ ऑफ वाटर above the bottom of channel भी कांस्टेंट है। So in this case the free surface of water will be parallel to the bed of the channel। अब सेकंड केस हमारे पास यहाँ पे क्या है, when dH/dx is greater than 0 और सिंपली वी कैन से दैट कि dH/dx जो होगा पॉजिटिव होगा। तो उस केस में क्या होगा, इट मींस दैट द डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो and the profile so obtained is known as backwater curve। This is the important point from examination point of view। तो जब dH/dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और सिंपली नोन एज की पॉजिटिव होगी, इसका मतलब है कि डेप्थ ऑफ वाटर जो है इंक्रीज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जहां के लिए फ्लो की डायरेक्शन होगी वहां के लिए डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। सो द प्रोफाइल सो obtained इज नोन एज बैकवाटर कर्व। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैकवाटर कर्व कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हेन dH/dx less than 0 or dH/dx is negative, it means that the depth of water decreases in the direction of flow। The profile so obtained is known as drop down curve। तो जब dH/dx की वैल्यू लेस देन 0 होगी या नेगेटिव होगी, इसका मतलब यह है कि डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड द प्रोफाइल सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज ड्रॉप डाउन कर्व। ये तीनों पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो इज बैक वाटर कर्व एंड एफ्लक्स। बैक वाटर कर्व मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि जिस केस में dH/dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या पॉजिटिव होगी तो उस केस में जो डेप्थ ऑफ वाटर वो है इंक्रीज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो दैट इज नोन एज बैक वाटर कर्व। अब यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू में इसको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। एज यू कैन सी हियर दिस इज द डेटम लाइन, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे बेड ऑफ चैनल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस लाइन, ये जो लाइन यहाँ से जा रही है दिस इज ओरिजिनल वाटर लेवल। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आगे एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया और वी कैन से दैट की ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट कर दी इन द पाथ ऑफ फ्लो। तो जैसे ही वाटर जो है इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसके बैक साइड जो है वाटर लेवल राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे डैम के पीछे वाटर लेवल राइज होना स्टार्ट हो जाता है।
So this rise of water on the back side of the obstruction is known as back water curve. अब ये राइज जो है एक मैक्सिमम पॉइंट तक होगा. दिस इज द पॉइंट जहां पे राइज ऑफ वाटर जो है मैक्सिमम होगा. इसके बाद जो है वाटर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इस पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H2 से रिप्रेजेंट करते हैं. और H1 हमारे पास क्या है? ओरिजिनल वाटर लेवल और जो बेड ऑफ चैनल है इसके बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस है दैट इज नोन एज H1. अब यहाँ पे पॉइंट ये राइज होता है कि व्हाट इज एफ्लक्स. तो एफ्लक्स इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन H2 एंड H1. अब देखो ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर अगर हम देखेंगे वो इस लेवल पे था, जो राइज ऑफ वाटर इस पॉइंट तक हुआ. तो इनके बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस आएगा H2 माइनस H1 जो आएगा, दिस वर्टिकल डिफरेंस इज नोन एज एफ्लक्स. इसको हम क्या कहते हैं? एफ्लक्स कहते हैं. अब लेंथ ऑफ बैक वाटर करो हमने अगर फाइंड आउट करनी होगी, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो की हुई है. लेंथ ऑफ बैक वाटर करो हम किसको कहते हैं? जिस पॉइंट से वाटर लेवल राइज होना स्टार्ट हुआ और जहां पे इसका मैक्सिमम राइज था, उसके बाद जो है इस पॉइंट के बाद वाटर में फॉल होना स्टार्ट हुआ. तो द हॉरिजॉन्टल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम विच वाटर स्टार्ट्स राइजिंग एंड द पॉइंट एट विच द वाटर लेवल वाज मैक्सिमम इज नोन एज लेंथ ऑफ बैक वाटर करो. इट इज ऑब्टेन्ड बाई L इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन IB माइनस IE. अब E2 हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी एट पॉइंट 2 मतलब इस पॉइंट पे है. और E1 हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी एट पॉइंट 1 मतलब H1 पॉइंट पे है. IB माइनस IE तो आपको पता है बेड स्लोप और स्पेसिफिक एनर्जी लाइन का जो स्लोप है. अब E1 हमारे पास किसके बराबर होता है? H1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G. और E2 हमारे पास किसके बराबर होता है? H2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G. तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करके यहाँ से हम लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं. So this was the brief introduction about specific energy curve, gradually varied flow, hydraulic jump and various other topics. I hope कि आपको मैंने सारी की सारी टर्म्स, सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दिए होंगे. अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में, किसी भी टर्म में या किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी.